मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में कुछ एमसीक्यूज। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप के इस नंबर पे मैसेज करके उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक को दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने और ये बुक इन्होंने पब्लिश की थी 1890 में। ईयर 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक को अल्फ्रेड मार्शल ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है कि टोटल यूटिलिटी इज डैश व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। यानी आपसे यहाँ पूछ रहा है कि टोटल यूटिलिटी की सिचुएशन क्या होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो। तो यहाँ हम याद रखेंगे कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। चलिए यहाँ एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यूनिट्स ले लेते हैं, यहाँ पे MU ले लेते हैं और TU ले लेते हैं। जब पहली यूनिट है तब मान लीजिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6 है, तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी? वो 6 होगी। अब सेकेंड यूनिट ले लीजिए। सेकेंड यूनिट पे मान लीजिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 4 है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 6 + 4 10 हो जाएगी। थर्ड यूनिट ले लीजिए। थर्ड यूनिट में मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, तो टोटल यूटिलिटी 10 + 2 12 हो जाएगी। और फोर्थ यूनिट पे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? फिर से 12 ही रहेगी। अब अगर पांचवी यूनिट पे जाते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है चूंकि वो 0 हो चुका है, तो अब ये क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा। तो अब अगर और यूनिट बढ़ाई जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए -2 है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? अब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे सामने एक टेबल है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी शुरू में तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे यूनिट्स हैं और यहाँ पे MU और TU है, तो सिचुएशन क्या बनेगी? ये मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है, तो ये क्या होगी? हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मान लीजिए पॉइंट T है, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गिवन गुड्स इज। तो प्राइस इलास्टिसिटी गिवन गुड्स की पॉजिटिव होती है, यानी कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके अपोजिट चलता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड घटती है, बट गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं गुड्स की, जैसे जैसे गिवन गुड्स की प्राइसेस बढ़ती हैं इनकी डिमांड भी बढ़ती है। गिवन गुड्स क्या है? कुछ प्रकार के इंफीरियर गुड्स होते हैं, तो इन गुड्स के जो सब्सटीट्यूट्स हैं वो जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है गिवन गुड्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिस समय जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको बदला जा सकता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन शॉर्ट रन का है। तो शॉर्ट रन में हमको पता है कि एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और जो सेकंड फैक्टर होता है वो वेरिएबल होता है। वेरी शॉर्ट रन में जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। और वेरी लॉन्ग रन में भी वेरिएबल होते हैं, बट इसमें बाहर के कुछ फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नमेंटल फैक्टर्स, इनका भी क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका आंसर होगा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे कि Who defined economics as an inquiry into the nature and causes of wealth of the nation? तो ये दिया है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कहा था कि an inquiry into the nature and the causes of the wealth of the nation, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था और इसे हम द वेल्थ ऑफ द नेशन भी कहते हैं। कभी कभी इसे शॉर्ट में जब कहा जाता है तो द वेल्थ ऑफ नेशन भी आप कहीं कहीं सुनेंगे, ये भी इसे कहा जाता है। और ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल मींस टू सैटिस्फाई देम आर। यानी कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं,
लेकिन जो मीन्स है यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या है, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर्स हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, अलग अलग तरीके की बॉन्ड्स होती हैं, लेकिन जिन उन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एज द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस इट्स डिमांड। तो ये हमें अच्छी तरह से पता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज करेगा उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, और अगर प्राइस बढ़ जाती है किसी गुड्स की तो डिमांड डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर जनरली गिव्स लेस यूटिलिटी टू अ पर्सन, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ। यहाँ आपको एक सिचुएशन दिया है कि जैसे ही कोई पर्सन सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी वो जो पी रहा है, जब वो दूसरा ग्लास पानी का पीता है तो उसको पहले से कम यूटिलिटी यानी कि कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये लॉ कौन सा लॉ है या ये किस वजह से होता है, तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे बहुत प्यास लगी है, तो जब वो पहला ग्लास पानी का पिएगा तो उसे बहुत ज्यादा यूटिलिटी यानी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी है, पर जैसे वो और पानी पीता जाएगा उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे हम जो भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसको बढ़ाते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलती है वो घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था, डिमांड कर्व फर्म अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज। तो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है उसमें जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्योंकि जो भी प्राइस होता है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है और फर्म को उसी प्राइस पे जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सेल करनी होती हैं, और सारे सेलर्स को सेम प्राइस अंडर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में जितनी फर्म होती है सबकी सेम प्राइस होती है। तो जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। क्यों होती है, जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ये खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं, तो जब किसी पर्सन की इनकम कम होती है तो वो इन गुड्स को परचेज करता है, लेकिन जैसे ही किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो जो सुपीरियर गुड्स होंगे, जो अच्छे गुड्स होंगे उनको परचेज करता है, तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो घट जाती है। यहाँ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गुड़ और चीनी का। मान लीजिए गुड़ है और चीनी है, अगर कोई पर्सन है उसकी इनकम कम है तो वो गुड़ खरीदता है, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाती है, मान लीजिए एक पर्सन उसकी इनकम 100 रुपए है तो वो गुड़ खरीद रहा है, लेकिन अब उसकी जो इनकम है अब वो बढ़ के मान लीजिए 200 रुपए हो गई है, तो अब उसके पास इतना पैसा है कि वो शुगर खरीद सकता है, चीनी खरीद सकता है, तो वो क्या करेगा, इनकम अपनी बढ़ने की वजह से शुगर पे जाएगा। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड की क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो घटती जाएगी। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। होपफुली आपको जो भी क्वेश्चंस है वो समझ में आए। थैंक यू।